स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे फूलों में लैंगिक जनन। अभी तक हमने समझा जनन क्या होता है, जनन प्रक्रिया क्या होती है। जनन चैप्टर में जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को पूरा समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग लैंगिक जनन में सबसे पहले पुष्प में लैंगिक जनन को समझेंगे। पुष्प में लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम पुष्प में लैंगिक जनन को समझते हैं और कैसे होता है ये सभी चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये पुष्प में होता क्या क्या है, उसके बाद इसमें जनन प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं पुष्प का भाग। तो पुष्प में देखिए यहाँ पर कुछ मैं पुष्प बनाकर रखा हूँ ताकि समझ में आ जाए बिल्कुल। पुष्प का ये वाला भाग जो नीचे पुष्प जिससे जुड़ा होता है, यानी फूल जिससे लगा हुआ रहता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं। यानी पुष्प के जनन भाग या पुष्प के भाग, पहले पुष्प के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम लोग पुष्प के जनन के भाग में समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरी बच्चियाँ लेकर आई है पुष्प फूल, तो इसे हम समझेंगे। देखिए ये पुष्प हो गया हमारा, अड़हुल का फूल है। यहाँ पर भी मैं दो फूल फिगर पर बनाकर रखा हूँ समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पुष्प का भाग एकदम नीचे से शुरुआत करेंगे। शुरू ये भाग है पुष्प का, और ये जिससे पेड़ के जिस डाली से जुड़ा है, ये पूरे डाली को हम लोग क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं। ये जहाँ से जुड़ा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं। और डंठल, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग किसी भी पुष्प में, तो डंठल के बाद में यहाँ पर एक जोड़ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक जोड़ है। यहाँ जोड़ के नीचे ये डंठल कहलाता है, और जोड़ के ऊपर वाले भाग यहाँ से ऊपर जा रहा है जो, इसे हम लोग कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि डंठल के भीतर होता है वृत्त, ठीक है ना। डंठल के बाद क्या होता है, वृत्त होता है, जिसे पेडिसल भी कहा जाता है, पेडिसल, ठीक है ना, पेडिसल भी बोला जाता है ये वृत्त वाले भाग को, ठीक है ना। और फूल में टोटल 4 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फूल का हम बात करें तो फूल में टोटल 4 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर पुष्पासन था, बच्चों ने इसे पुष्पा बना दिया पुष्पासन, जिसे थैलेमस कहते हैं, ये फूल का पहला भाग हो गया, ठीक है ना। और दूसरा पुष्प पत्र, पुष्प पत्र के अंदर इसके 4 खंड होते हैं। और पुष्पासन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर जो ये शुरू होता है इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। थोड़ा सा ये फिगर में समझ लेते हैं। ये इधर से जो यहाँ पर शुरू हुआ, जो इधर हम बनाए हैं हरा कलर के, ये आपका हो गया पुष्पासन, ठीक है ना। पुष्पासन, जिस पर फूल आकर रुकेगा उसे हम कहेंगे पुष्पासन, ठीक है ना। इस फूल को यहाँ से हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें निकल गया थोड़ा, ये आपका पुष्पासन, ये वृत्त भी नीचे से अलग हो गया है, ठीक है ना। ये होता है पुष्पासन, जिस पर फूल आकर लगता है उसे हम लोग कहते हैं पुष्पासन, ठीक है ना। पुष्पासन का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, पुष्प पत्र। वृत्त के सिरे के ऊपर फूला हुआ भाग जो होता है यह क्या होता है, पुष्पासन होता है, जो जिस पर फूल आकर लगता है, इसे हम कहते हैं पुष्पासन, ठीक है ना। दूसरा चीज होता है इसमें पुष्प पत्र में बाह्य दलपुंज, यानी फूल का हो गया 4 खंड, फूल का हो गया 4 खंड। पहला हो गया पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन होता है जिस पर फूल आकर लगता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं, ठीक है ना। आसन मतलब पुष्प का आसन, फूल का आसन को हम लोग कहेंगे पुष्पासन, इंग्लिश में इसे थैलेमस कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्पासन के बाद दूसरा होता है पुष्प पत्र। अब यहाँ से इसका पत्र शुरू हो रहा है ना, देखिए यहाँ से इसका ये पहला वाला भाग हो गया, ये दूसरा वाला भाग यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो पुष्प पत्र टोटल 4 प्रकार के होते हैं, और इसमें 2 होता है ऊपर का आपका ये पुंकेसर होता है, एक वर्तिका होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो दूसरा होता है हमारे पुष्प पत्र में बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पुष्प जब कली रहेगा, यानी कि जब ये पत्ता नहीं निकला रहेगा, तो इसको ढकने वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसको ढकेगा ये बाहर वाला जो हरा वाला भाग है ना, ये बाहर वाला जो यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर बना रखा हूँ, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या करता है, पूरे पुष्प के ऊपर ये जो दल पुंज लगा है इसे पूरे ये इसको ढक कर रखता है, अंदर से सेफ्टी प्रदान करता है फूल को। ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज का काम क्या है, ये पुष्प के अंडाशय और पुष्प के जो भाग है उसको एक सहारा, आधार बनता है,
ठीक है ना। ये पुष्प के लिए एक आधार बना और इसमें आकर पुष्प लगा, ये दल पुंज में एक आधार बना। इस तरह से हमारा ये आधार हो गया और इसमें हम फूल को रखते हैं, इस तरह लग गया ना, तो ये आपका आधार बनेगा, ठीक है ना। पुष्पा, इसको बोलेंगे हम बाह्य दल पुंज। इसका भी बहुत सारे काम है, जब हम बताएंगे कि कैसे फल जो है ये इसके अंदर बनेगा, कैसे बाहर बनेगा, तो उसमें इसको एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब लोग हम बात करते हैं दल पुंज। तो जो ये फूल की पंखुड़ियाँ यहाँ पर रेड कलर के मैं बना रखा हूँ, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर नहीं बना है, ये वाला भाग ये आपका क्या है, दल पुंज है। ये दल पुंज कहलाएगा। दल पुंज या दल या पंखुड़ी भी इसे कहा जाता है। ये वाला देखिए जो हरा कलर के भाग है ना पुष्प का, ये पुष्प का हरा कलर का जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं दल पुंज या दल या पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। रेड कलर वाला, जो ये रेड कलर वाला है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे, दल या पंखुड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला बात करें हम लोग पुमंग। तो देखिए पुमंग और जायांग दो भाग, इससे बिल्कुल समझना है। पुष्पासन समझ हम लोग समझ लिए, नीचे जो इसके डंठल लगा रहता है, जो यहाँ से जुड़ा रहता है उसे हम डंठल कहते हैं। इसके बाद जो नीचे जुड़ा, डंठल के बाद शुरू होता है वृत्त, अब वृत्त के बाद में ये आपका हो गया डंठल, ठीक है। ये डंठल जो कि टूट गया यहाँ से, और ये डंठल के बाद यहाँ से जोड़ से रहता है, ये आपका वृत्त हो गया। ये आपका पुष्पासन हो गया जिस पर फूल लगेगा, और नीचे हो गया आपका बाह्य दल पुंज जो फूल को आंतरिक बाह्य सहायता प्रदान करता है, बाह्य सहायता प्रदान करता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, दल पुंज, ठीक है ना। अगला बात आता है हम लोग का पुमंग और दूसरा होता है जायांग। पुमंग और जायांग क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प में समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ पर ये बना है ना, लोटा के जैसे ऊपर निकला हुआ है, जिसमें हम ये ब्लैक कलर के यहाँ पर लगाए हैं, जो ब्लैक कलर से आपको दिखाए हैं यहाँ पर, ये आपका होता है, ये ब्लैक कलर से दिखाया है ना, ये आपका जायांग होता है। कौन सा भाग होता है, जायांग भाग होता है। ये आपका मादा भाग होता है, फूल का ये मादा भाग हो गया। और जौन फूल में जो मैं यहाँ पर इस तरह की दिखाया हूँ, इधर आया है, ये आपका हो गया नर भाग, ये पुमंग होता है। ये आपका फूल का पुमंग भाग होता है, नर भाग। ध्यान दीजिएगा, इस फूल में समझते हैं हम लोग। इस फूल में तो ध्यान से देखिएगा, तो जो ये बाहर तरफ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बहुत सारे अनगिनत अड़हुल के फूल में आपको ये दिख रहा है, बहुत सारे अनगिनत रूप से ये, तो ये आपका होता है कौन सा, तो ये आपका होता है नर भाग। ये आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको हम निकाल रहे हैं बाहर, ये आपका होता है नर भाग, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिएगा अंदर बीचों बीच, तो बीचों बीच आपको एक ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा, और यहाँ पर कंप्यूटराइज फिगर भी आपको दिख रहा होगा उसमें। ये आपका हो गया नर भाग, ये वाला होता है अंदर जो इसमें ब्लैक कलर का है, ये होता है नर भाग, ठीक है ना। अब फिगर साइड में देख लीजिए, वहाँ पर राउंडिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका हो गया नर भाग होता है ये फूल का, ठीक है ना। फूल का ये ऊपर वाला जायांग होता है, ये वाला नर भाग हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो भाग यहाँ पर ब्लैक कलर का है, ये आपका मादा भाग हो गया, जायांग। थोड़ा सा इसको हटाते हैं और अच्छे से दिखेगा, ये आपका होता है जायांग, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये जायांग, ब्लैक वाला जायांग, जो कि पुष्प का ये मादा भाग होता है, पुष्प का मादा भाग जायांग होता है, ठीक है ना। और ये किनारे जिसको हम नोच कर यहाँ से हटा दिए, ये वाला इसका नर भाग होता है। जो यहाँ पर बाहर निकला हुआ है ना, ये अड़हुल का फूल है ना, अड़हुल का फूल इसी में होता है, इसी में सारे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी इसमें पतली से यहाँ पर ये निकला हुआ है ना, जो कि यहाँ पर दिखाया है। बहुत सारे फूल के अंदर में ये बहुत सारे निकली हुई रहती है, ठीक है ना। बस बगल में आपको फिगर दिख रहा होगा कि बहुत सारे कैसे निकली हुई रहती है। और बीच वाले भाग जो होता है वो आपका होता है मादा भाग, जायांग होता है। और किनारे से निकली हुई जो होता है ये क्या होता है, नर भाग होता है, पुमंग, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं, इससे थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं, गहराई में चलते हैं। ये आपका ये तो समझ गया आप लोग, ये पंखुड़ी हो गया, ये पंखुड़ी है, ठीक है ना, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल्स में इसे समझेंगे हम लोग। पुमंग समझ लिए, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, इसमें लंबी सी रचनाएं होती है। बताइए, ये लंबी सी जो हम दिखाए हैं ये आपका उसका नर भाग हो गया, ठीक है ना। इसे पुंकेसर भी कहा जाता है, क्यों तो बता रहे हैं हम आपको। ये जो यहाँ से निकला हुआ है ना, ये आपका तंतु हो गया, क्या हो गया, तंतु। जो नीचे से लंबी सी रचनाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यह लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है, पतली सी, ठीक है ना। और ये जो इसके ऊपर हम लोग चाहेंगे ये वाला, तो ये नर वाला में इसको हम लोग कहेंगे परागकोश,
पराग कोश बोलेंगे। इसमें लगे दिखे हम ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? पराग कोश। इससे तंतु बोलेंगे। अब पराग कोश के जो अंदर रहता है उसे हम कहते हैं पुंकेसर। पराग कोश के अंदर क्या रहता है? पुंकेसर रहता है पराग कोश के अंदर। पराग कोश के अंदर आपको मिलेगा पुंकेसर, ठीक है ना। पराग कोश के अंदर क्या मिलेगा? पुंकेसर मिलेगा, ठीक है ना। पराग कोश के अंदर हो गया पुंकेसर। तो यानी कि नर वाले भाग पुमंग में ये जो तंतु निकला है इसे हम तंतु कहेंगे। जो पतली पतली सी लचीला सी रचनाएं है इसे क्या कहेंगे? तंतु कहेंगे। ये जो यहाँ से निकली हुई है, और तंतु के जो ऊपर वाला ये ऊपर बना हुआ है ना इस तरह का गोल, इसको हम कहेंगे क्या? पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर हो गया पुंकेसर, ठीक है ना। पराग कोश के अंदर हो गया पुंकेसर, ये आपका नर भाग होता है। इसी पराग कोश के अंदर से पराग कण निकलता है जो कि पीला कलर का होता है, हाथ में पूरा चिपक जाता है। हम देखेंगे फूल, किसी फूल को छूते हैं तो पूरा हाथ में चिपक जाएगा पीला पीला कलर का, तो वो होता है पराग कण जो कि पराग कोश से निकलता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जायांग या गाइनोसियम। जायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। ये मादा सा भाग होता है। ऊपर इसके ब्लैक कलर से जो हम बनाए हैं, ये इसमें चिपचिपा सा पदार्थ रहता है और इसमें आकर पराग कण चिपक जाता है। उसके बाद फूल के अंदर निषेचन क्रिया प्रारंभ होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा और हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, नीचे हम यहाँ पर ब्लैक से कर रहे हैं, ये नीचे से आपको दिख रहा है ये लोटा के जैसा बनाए हैं, ये आपका हो गया क्या? तो ये आपका हो गया अंडाशय। फूल का ये हो गया अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये फूल का अंडाशय, भाई इसमें छोटा बना हुआ है, इसमें बड़ा बना है, ठीक है ना। ये फूल का अंडाशय वाला भाग हो गया, ये फूल का अंडाशय हो गया। और इसी के अंदर निषेचन क्रिया जो है संपन्न होती है, ठीक है ना। अब इससे आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा और इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं कि इसमें निषेचन, ध्यान दीजिएगा। पुष्प में दो प्रकार की कण होता है, एक होता है स्वपरागकण, एक होता है परपरागकण। इसको हम अरेंज करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि परागकण जो निकलता है उसे परागण की क्रिया कैसे होती है। पराग कोश से निकला परागकण, परागकण यानी पुंकेसर, ये जो हाथ में पीला पीला लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और परागकण ही परागण कब कहलाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। परागण किसे कहते हैं? जब वह परागकण एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मादा वाला भाग होता है ना, तो नीचे वाला जो ये पार्ट्स है, नीचे वाला ये भाग है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। और जो ऊपर वाले भाग हम ये बनाए हैं ब्लैक कलर से, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। मादा भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है ना। तो मादा वाला में वर्तिकाग्र, इसमें होता है पराग कोश पुंकेसर पुरुष वाला में, और मादा वाला में वर्तिकाग्र होता है। और नीचे वाला जो डंठल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। डंठल की जैसे रचना, मतलब नीचे आता है ना पतली सी, उसे हम कहते हैं वर्तिका। यहाँ पर देखिए ये वर्तिका हो गया और ये हो गया आपका वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है ना। वर्तिका, वर्तिकाग्र ये नर वाले भाग से थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब उसके अपेक्षा, ठीक है। परागण क्या कहलाता है? तो जो ये नर वाला यानी इसमें से जो पराग कण निकला, ये पराग कण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया कहलाता है क्या? परागण, ठीक है ना। यहाँ से, यानी देखिए यहाँ पर हम बनाए, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं इसको, ठीक है। ये हमारे नीचे हो गया पुष्पासन, ये आपका पुष्पासन हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसमें जो हम बनाए हैं, यहाँ पर है आपका ये छोटे छोटे, इसमें ब्लैक कलर का रहेगा। फूल अपने पास है तो देख लीजिएगा, उसमें ब्लैक कलर के इसमें छोटा छोटा सा रहेगा। ये हो गया हाँ मादा भाग, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हो गया, ये मादा भाग होता है पुष्प का। ये वर्तिका होता है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये वर्तिका होता है। और यहाँ से जो निकला हुआ रहता है, ये पतला सा होता है वर्तिका, ठीक है ना। इसे हम समझने के लिए बस बनाए हैं। यहाँ से जो निकला हुआ रहता है ये वाला भाग, ये होता है आपका फूल का नर भाग। क्या होता है? ये फूल का नर भाग होता है। इसमें ये जो हम गोल, ये आपको बताया ये तंतु है इसका, ठीक है ना, बता दें अभी। ये पराग कोश होता है, पराग कोश, जिससे पराग कण निकलता है, पराग
कण या पुंकेसर भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। यही पराग कण यहाँ से बहुत सारे छोटे 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 में निकल जाएगा मात्रा में इस तरह, ठीक है। बहुत सारे इसमें छोटी छोटी रचना होती है जो पीला पीला कलर के बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जो हमारे हाथ में लगता है वही होता है क्या, पराग कण। जो हाथ में हम फूल को छूते हैं तो इसमें हाथ में पूरा पीला पीला सा लग जाता है, वही होता है पराग कण। तो यही पराग कण की जब पराग कण वर्तिका पर आता है तो पराग कण को पराग कोश से वर्तिका तक लाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, ठीक है ना। यानी पराग कण के पराग कोश से वर्तिका तक लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, परागण कहते हैं, परागण, ठीक है ना। तो ये परागण क्या है, तो हम कहेंगे पुष्प के पराग कण को या पुंकेसर को उसके वर्तिका तक लाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। समझ में आ गया। और परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, एक होता है पर परागण। अब दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक फूल के अंदर बहुत सारे फूल निकला हुआ रहता है। जब बहुत सारे फूल हो जाएंगे, ठीक है ना, साइड में दिख रहा है आपका कि बहुत सारे फूल हो जाएंगे, तो उस फूल में एक फूल का परागकण इसमें से अपने आप ही, मतलब इसमें से अपने आप ही यहाँ पर और इस वर्तिका पर अपने आप आ जाएगा बिना किसी बाह्य सहायता के, तो उसको हम कहेंगे स्वपरागण, ठीक है ना। स्वपरागण यानी अपने आप, एक फूल है ना, एक फूल में एक फूल के एक भाग में एक वर्तिका पर एक परागकोश पर यानी एक नर वाले भाग पर परागण निकला और ये परागकण वर्तिका पर पहुंच गया, उसी बगल में है तो उसी पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, निकलते हुए पहुंच जाएगा। तो उसमें जो प्रक्रिया होगी जनन की वो कहलाएगा स्वपरागण। वो कौन सा परागण कहलाएगा, स्वपरागण। मैंने क्या अपने आप परागण की क्रिया हो गई, मैंने अपने आप परागकण जो पुंकेसर निकला हुआ है ना, वो पुंकेसर अपने आप पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना। वर्तिकाग्र में क्या होता है, ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी रचना होती है, इसमें चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, ये चिपका लेता है अपने में, ठीक है ना। तो जब यहाँ से निकलेगा ना तो इसको चिपका लेगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नर वाले भाग है इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में परागकण निकलता है, पुंकेसर निकलता रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो ये आकर इस पर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद यहाँ से अभी बता रहे हैं आपको कि कैसे निषेचन क्रिया होता है और कैसे यहाँ पर पुष्प में जनन होता है, ठीक है ना। यहाँ से उठकर यहाँ पर आएगा और पुष्प में अंदर जाकर जनन की प्रक्रिया को पूरा करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वपरागण। दूसरा क्या होता है कि दूसरा यह होता है कि दूसरा में दो फूल रहेंगे अलग अलग पौधा, ठीक है, पर परागण में। जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पर हम फूल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और हम बना लिए और इसमें क्या रहेगा आपका, दो रहेगा, इसमें भी है आपका ये पुरुष वाला भाग, ये हो गया आपका स्त्री वाला भाग, वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है ना। ये स्त्री वाला भाग आपका वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें जो है इसके नर वाले भाग में अभी पुंकेसर नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले भाग में पुंकेसर आया है, इस वाले जो भाग है इसमें क्या है, पुंकेसर आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें पुंकेसर आया हुआ है यानी कि कहा जाए तो परागकण आया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा कि इस फूल के परागकण यदि इस वाले वर्तिकाग्र पर आ जाए तो यहाँ पर जिस इस फूल में भी निषेचन होने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर परागण, ठीक है ना। मतलब क्या, किसी एक फूल के परागकण जब उठकर दूसरे वाले पर चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पर परागकण, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पर परागकण, ठीक है ना। अब ये पर परागण की जो क्रिया है ना, ये कैसे होती है ये समझ लेते हैं। तो पर परागण की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको हम कहें तो मधुमक्खी या कहा जाए तो कीट मकोड़ा, ठीक है ना। हवा भी हो जाएगा इसमें, हवा के अलावा बड़े बड़े जानवर भी हो जाएंगे, जानवर के माध्यम से हम लोग भी हो जाएंगे। कैसे, मान लीजिए किस तरह आप फूल के ऊपर इस तरह हाथ फेरते हम निकल गए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सारे हमारे हाथ में जो परागण है चिपक जाएगा और जैसे जैसे जो भी फूल हमारे हाथ के टच में आएगा जिसके अंदर निषेचन क्रिया नहीं हुआ होगा उसमें टच होगा तो बोले कि आपको ये जो वर्तिकाग्र होता है ये बहुत ही चिपचिपा सा होता है, ये चिपका लेगा तो उसमें से उसका परागकण चिपक जाएगा उसमें, और चिपकने के बाद उसमें भी निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। हवा भी ऐसा ही करता है। देखिए कोई भी आप देखे होंगे तो सबसे पहले एक फूल आता है, एक फूल पर ये परागकण की क्रिया होगी और उसके बाद जितने भी फूल आएंगे सब मर हो जाएगी, ठीक है ना। किसी बगीचा में देखेंगे तो एक आम का मोजार आएगा,
उसके बाद सारे आमों पर मोजर आने लगेगा धीरे धीरे। तो ये कैसे होता है, सब परागण की क्रिया होता है। ये परागण से जो फल बनता है ये काफ़ी, इससे जो मतलब फूल और फल बनता है ये स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वपरागण की क्रिया भी होती है। देखिए पेड़ जो धान के पौधा, गेहूँ का पौधा होता है, उसमें भी परागण की क्रिया होती है। उसमें कैसे होती है, तो उसमें हवा के माध्यम से होती है। जब हवा उसको आपस में हिलाता है तो एक दूसरे का परागण वर्तिकाग्र पर दूसरे फूल पर पहुंच जाता है, जिससे आसानी से उसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है और हो जाती है। यदि हम पेड़ धान के पौधा, गेहूँ के पौधा में छोड़ दें कि मधुमक्खी या किसी जीव के माध्यम से होगा, तो पता लगेगा कि 3 महीने का फसल ही है और कई महीना लग जाएगा निषेचन क्रिया पूरा होने में। इसलिए हवा प्रमुख भूमिका निभाता है, उसको हिला देता है आपस में, इसलिए इसका परागण सभी पर फैल जाता है। सभी का जितना भी परागण उसमें आएंगे पूरे खेत में फैल जाएंगे, ठीक है। धीरे 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 कुछ 10 दिन में 10-15 दिन के अंदर सारे उसमें फूल आ जाएंगे। फूल के बाद निषेचन क्रिया आरंभ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप स्वपरागण और परपरागण समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं स्वपरागण पर परागण पर। परपरागण मतलब क्या, एक फूल के अंदर बहुत सारे, एक ही फूल में बहुत सारे निकला हुआ रहेगा, उसमें से वर्तिकाग्र रहेगा, तो उसमें एक फूल के किसी भाग पर आएगा कौन सा परागकण, तो उसे पूरे फूल में फैला देगा, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण। और एक फूल से किसी दूसरे फूल पर, एक पेड़ से किसी दूसरे पेड़ के भी हो जाएगा फूल के, जब परागण की प्रक्रिया यानी कि परागण की प्रक्रिया होगी तो उसे हम लोग कहेंगे परपरागण। इसमें मधुमक्खी हो जाएगा, हाँ बड़े बड़े जीव भी हो जाएंगे, मनुष्य भी हो जाएंगे जो उसमें परागण की क्रिया कराता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। हमने सीखा कि मधुमक्खी परपरागण क्रिया कैसे होती थी। एक फूल का परागकण दूसरे फूल पर हवा के माध्यम से, मक्खी या कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, आदमी के माध्यम से और जानवर के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है ना। अब इसमें हम अब सीखते हैं कि कैसे पहुंच जाता है और कैसे यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मक्खी के माध्यम से, ठीक है ना। परपरागण में ये मक्खी कैसे मदद करती है, तो मक्खी जो होती है, मक्खी के पैर के अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होता है। जब मक्खी बैठती है एक फूल पर तो उसके पैरों में परागकण जो होता है, परागकण चिपक जाता है, और यह जब दूसरे फूल पर बैठती है तो परागकण को ले जाकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चिपका देती है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया हो गया मक्खी के द्वारा परागण की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा में हवा क्या होता है, जैसे कि धान उन का पौधा है, गेहूं का पौधा, उसमें क्या होता है, हवा मारता है, तो उसमें हवा के कारण परागण एक से दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, जिससे आसानी से फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाता है। इसके अलावा पक्षी भी ऐसे ही सेम प्रोसेस करते हैं मधुमक्खी के जैसा। आदमी भी, हम लोग चलते हैं तो कभी कभी अपने हाथों से फूलों को छू देते हैं, फिर दूसरे फूल को छूते हैं, तो हमारा परागण जो है पहुंच जाता है एक से दूसरे वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना। इसके अलावा जानवर भी मदद करते हैं इस परागण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में, ठीक है ना। ये हम लोग समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि फूल का जो रंग होता है ये लाल क्यों होता है। फूल का रंग लाल, अलग अलग कलर लाल होता है, वो सफ़ेद होता है, पिंक होता है, ये क्यों अलग अलग कलर के फूल होते हैं, ठीक है ना। और सफ़ेद क्यों होते हैं, तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि जो फूल रात में होते हैं, जो फूल रात के अंदर में, रात में जो फूल निकलते हैं वो फूल सुगंधित होते हैं। रात वाले फूल क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। और दिन का जो फूल होता है ना, वह उसमें कलर होता है, वो लाल, पीला, पिंक आकर्षण के लिए होता है। क्यों, तो इसका सबका रीजन है ये परागण क्रिया, जहाँ से परागकण को दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया सबसे अच्छा होता है। कौन, ये परागण की क्रिया सबसे अच्छा होता है। परागण से जो फल बनते हैं वो ज़्यादा अच्छा होते हैं स्वपरागण की अपेक्षा, बड़ा होते हैं और अच्छा होते हैं। तो पेड़ों में अक्सर परागण की क्रिया होता है और पौधों में स्वपरागण, ज़्यादातर पौधों में स्वपरागण होता है, ठीक है ना। तो पौधों में छोटे छोटे फल आते हैं, अनाज आते हैं, तो छोटे छोटे होते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल में बड़े बड़े फल आते हैं तो उनमें परागण होता है, ठीक है ना। और ये जो फूल का रंग की बात है, तो फूल के रंग रात में ज़्यादातर फूल सफ़ेद होते हैं, रात में कलर वाले फूल नहीं होते हैं। क्यों, रात में कौन देखता है कि भाई कलर वाले फूल हो या ना हो, भगवान से रात में कौन फूल का कलर देखेगा, उसमें सुगंध दे दिया जाए। तो रात वाले जो फूल होते हैं उसमें सुगंध होते हैं, ठीक है। जैसे रात रानी फूल या चमेली का फूल हो गया, इसमें क्या होता है, सुगंध होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और इसमें क्या होता है, सुगंध होता है। सफ़ेद होता है, इसमें सुगंध होता है, ठीक है ना। लेकिन जो दिन में फूल निकलते हैं ना, जैसे अड़हुल का फूल या गुलाब का फूल, इसमें क्या होता है, कलर होता है, भरपूर कलर होता है, ठीक है ना। ये कलर जो है, ये कलर क्या करता है, तो ये आकर्षक करता है,
भौरों को, मधुमक्खियों को अपने तरफ आकर्षित करता है। दिन में वो कलर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और आकर इस पर बैठते हैं, जिससे परागकण उनमें चिपक जाता है और जाकर दूसरे फूल पर बैठते हैं। तो इस परागकण को परागण प्रक्रिया के द्वारा दूसरे के वर्तिकाग्र पर चिपका देते हैं, ठीक है ना। और रात में जो फूल होते हैं उसमें कलर नहीं होता है, क्योंकि रात में मधुमक्खी भौरे को दिखाई नहीं देता है, इसलिए रात में उसमें कलर नहीं होता है, उसमें सुगंध होता है। उस सुगंध को वो सूंघते सूंघते उस फूल के पास पहुंच जाते हैं और उस पर बैठकर और उसमें से जो रस होता है चूसते हैं और उसमें उसका परागकण अपने में चिपका लेते हैं। फिर दूसरे फूल के सुगंध पर जाकर बैठे, सुगंध को लेते लेते जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर परागकण की प्रक्रिया, परागण को प्रक्रिया द्वारा परागकण को ले जाकर पहुँचा देते हैं, पुंकेसर को पहुँचा देते हैं। इसलिए दूसरे फूल में भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों फूल के रंग जो होता है ये लाल होता है, अलग अलग कलर के होता है। रात का फूल क्यों अलग होता है, दिन का फूल क्यों अलग होता है। अब हम लोग समझते हैं निषेचन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। निषेचन क्रिया को समझते हैं, निषेचन कैसे होता है। तो बड़ा ही सिंपल प्रक्रिया है निषेचन की, यहाँ तक समझ गए ना हम। निषेचन के लिए जब परागकण इस पर आकर चिपक जाएगा, इस पर आकर चिपक गया ना, अब यहाँ से ये क्या करेगा, अंदर अंदर इसके मतलब क्या जाए, ये मतलब नफ्स के जैसा नाली का होल रहता है, इसमें होल नल के जैसा रहता है। अभी आपको पता है कि जो ये नीचे वाला भाग होता है ये पुष्प का अंडाशय होता है। ये क्या है, पुष्प का अंडाशय होता है। पुष्प के अंदर कितने अंडाशय, अंडाशय के अंदर में क्या होता है, अंडाणु होता है, ओवम होता है, ठीक है ना। तो पुष्प के अंदर याद रखिएगा 3 ओवम होता है। कितने ओवम, 3 ओवम। पुष्प के फूल के अंदर, फूल के अंडाशय में, ओवरी में मात्र 3 ही ओवम होते हैं, 3 ओवम होते हैं, ठीक है ना। फूल के अंडाशय में कितने ओवम होते हैं, 3 ओवम होते हैं। और ऊपर से ये इतना पतला रहता है कि मात्र 2 ही वर्तिकाग्र के माध्यम से मात्र 2 ही, इस पर बहुत सारे चिपकेंगे। परागकण तो इस पर बहुत सारे चिपकेंगे, पुंकेसर इस पर बहुत सारे चिपक जाएगा, लेकिन ये अंदर कितने को लेकर आएगा, तो मात्र ओनली 2 परागकण को नीचे लेकर आएगा। कितने, 2। जो रेड वाले से हम बनाए हैं ये पुंकेसर है, और जो ब्लैक वाले से बनाए हैं ये आपका ओवम है, अंडाणु है, ठीक है ना। तो यहाँ से वर्तिकाग्र कितने को लेकर आएगा, 2। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तिकाग्र के माध्यम से, वर्तिकाग्र किससे जुड़ेगा, वर्तिका से। तो वर्तिका के माध्यम से कितने परागकण अंडाणु में पहुंचते हैं, तो 2 परागकण। शायद आया भी था क्वेश्चन, 2 परागकण, ठीक है ना। 2 परागकण या 2 पुंकेसर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और अंडाणु में कितने ओवम बनते हैं, 3 ओवम बनते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया, यानी फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, निषेचन। निषेचन क्या होता है, थोड़ा सा हम चर्चा करते चलते हैं। निषेचन क्या होता है, यहाँ पर निषेचन हम यहाँ एक टॉपिक बना देते हैं, निषेचन। निषेचन क्या होता है, जब नर भाग और मादा भाग आपस में मिलकर संयुग्न बनाते हैं। पीछे की क्लास में आपको हम ये जनन की शुरुआत में ही बताए थे कि निषेचन क्या होता है, निषेचन से कैसे जनन का प्रक्रिया पूरा होता है। तो नर भाग और मादा भाग जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, निषेचन कहते हैं। दोनों मिलकर आपस में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो नर भाग यानी कि इसमें का परागकण और वर्तिका का जो वर्तिकाग्र है यानी कि जो जायांग है उसका भाग, दोनों आपस में जब आपस स्त्री केसर, ये दोनों मिलकर स्त्री केसर बनाता है। याद रखिएगा कि वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय ये सब मिलकर क्या बनाता है, स्त्री केसर का निर्माण करता है, ठीक है ना, स्त्री केसर का। तो बच्चा स्त्री केसर क्या होता है, कहेंगे वर्तिका और वर्तिका से आएगा ना, है दोनों वर्तिका और अंडाशय दोनों आपस में मिलकर एक स्त्री केसर का निर्माण करता है। पूरा स्त्री वाला भाग है, पूरा स्त्री वाला भाग है, ठीक है ना। और पुंकेसर जो है ये अपना पुरुष वाला भाग है। ये आपका ये मादा भाग हो गया, ये मादा भाग हो जाएगा, और ये आपका नर भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो परागकण निकला हुआ रहता है जब ऊपर जाएगा और ऊपर से ये 2 परागकण को नीचे, ऊपर से गया ना यहाँ से, और 2 परागकण को नीचे लेकर आया, और नीचे अंडाशय ओवरी में कितने रहेंगे अंडाणु, 3 अंडाणु रहेंगे। और ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान निषेचन क्रिया करेंगे। निषेचन क्रिया के दौरान याद रखिएगा कि एक ही इसमें से मात्र एक, इसमें से एक परागकण और एक ओवम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फल का निर्माण करते हैं। एक एक मिलकर क्या बनाएंगे,
यही फल का निर्माण करेंगे। और ये तीनों जो है ये आपका क्या युग्मनज, क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर युग्मनज बनाएंगे और यही पोषित होकर यानी कि पोषण इसको मिलेगा तो ये बन जाएगा युग्मक, ठीक है ना। इसे बनेगा युग्मक, ठीक है। छोड़िए इसको, रहते युग्मनज बन गया। और ये तीनों जो है, ये तीन देखिए, इसमें से एक और है ना, ये दो, ये दोनों के साथ मिलकर ये बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। ये तीनों के दोनों के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, ठीक है ना। तो ये भ्रूण जो होता है ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। भ्रूण जो है क्या करता है? भ्रूण इस युग्मनज का पोषण करता है। मतलब क्या, युग्मनज बना तो इसको खाना पीना चाहिए ना। तो जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक इसको पोषण कौन देता है? तब फूल देता है। जब तक उसमें कुछ थोड़ा सा बड़ा, देखिए किसी भी फूल के पीछे जब फल आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा फल आ जाएगा, तो जब बड़ा सा फल आ जाएगा तो उसको पोषण मिलने लगता है वृत्त के माध्यम से। लेकिन अभी तो पोषण वृत्त फूल को मिल रहा है ना, वृत्त के माध्यम से। तो फूल इस युग्मनज को पोषण कैसे देगा? तो युग्मनज को पोषण देगा भ्रूण से। किससे पोषण देगा? भ्रूण से पोषण देगा। अब भ्रूण क्या होता है? तो जो दो वर्तिकाग्र के माध्यम से जो दो परागकण आए, उसमें से एक परागकण एक अंडाणु से मिलकर युग्मनज बना लिया और एक परागकण दो अंडाणु से मिलकर भ्रूण बनाएगा। और ये भ्रूण जो है इसको क्या करेगा? पोषण देगा। ये भ्रूण क्या करेगा? इसको पोषण देगा, मतलब इसको ऊर्जा देगा कि भाई लो, ये इससे भोजन इसका होगा, ठीक है ना। अब यही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर किसका? फल का रूप लेने लगेगा। यही भ्रूण जो है धीरे धीरे अंडाणु जो है पीछे, फूल के पीछे धीरे धीरे अंडाणु जो है बड़ा होकर फल बनने लगेगा और फूल जो है ऊपर की तरफ जाकर उसमें मुरझाकर खत्म हो जाएगा। आया समझ में? तो ये था निषेचन हमारा फूल के अंदर में। फूल के अंदर में लैंगिक जनन कैसे होता है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, ये हमने जान लिया, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने समझा कि भ्रूण क्या होता है, युग्मनज कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं। यही आगे चलकर ये जो पंखुड़िया है, ये जो बाह्य दलपुंज है, ये आगे मुरझाकर खत्म हो जाएंगे और ये आपका बन जाएगा युग्मनज। धीरे धीरे फल के रूप ले लेगा पीछे। जैसे आप लोग देखे होंगे लौकी में, या जैसे भतुआ का पौधा फल होता है, उसके ऊपर जो होता है फूल जो होता है छोटा सा सूख कर खत्म हो जाता है। तो उसी तरह ये नीचे धीरे धीरे फल बड़ा होता जाएगा और ऊपर ये जो पंखुड़ी वगैरह है सब सूख कर खत्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है हमारा फूल में लैंगिक जनन के, यानी पेड़ पौधा में इसी के माध्यम से लैंगिक जनन होते हैं, यानी फल बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे क्लास में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो फल बनता है वह फल कितने प्रकार से, मतलब फल जो अंदर बना तो उसमें क्या क्या होता है, और फल कौन से फल इसके ओवरी में बनते हैं, कौन से फल इसके ओवरी के बाहर बनते हैं। फल भी दो तरीका से इसमें बनता है, तो हम चर्चा करेंगे। एक फल अंडाशय में बन जाता है, तो कुछ में जो ये परागकण होता है ये अंडाशय से आ जाता है, किसमें? तो अंडाशय से नीचे आ जाएगा ये वाला हरा वाला भाग में, यानी कि अंडाणु में आ जाएगा और इसमें भी फल का निर्माण होता है। तो ये बाह्य फल, और ये उसमें हम समझेंगे कि बाह्य फल क्या होता है, उसमें ड्राई फल भी होता है, ठीक है ना, सत्य फल होता है। तो इस सारे चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से।